In this lecture, I will discuss with the various nutritional factors affecting the bacterial growth. In previous video, I've been discussed with you the various physical factors which affect the growth of the bacteria, and in this video हम जो है बात करेंगे डिफरेंट न्यूट्रिशनल फैक्टर्स की। न्यूट्रिशंस क्या होती हैं? न्यूट्रिशन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जो है वो एक एसेंशियल पार्ट होता है। उन तमाम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, ये तमाम के तमाम डिफरेंट बेसिक जो नीड होती है उनकी, यूजुअली हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंटल सोर्सेज होती हैं, साथ साथ कुछ ट्रेस एलिमेंट सोर्सेज भी होती हैं। एज पर द नीड ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म समटाइम्स जो है वो बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशनल नीड को जो है वो खुद से जो है वो मेंटेन कर लेता है, आइदर बाय द अब्जॉर्बिंग और बाय प्रोड्यूसिंग इट विद वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो जितने भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की सोर्सेज को जो है वो एनवायरनमेंट से भी ले रहे होते हैं, और साथ साथ कुछ एलिमेंट्स की सोर्सेज को जो है वो अपनी एंजाइम एक्टिविटी के थ्रू जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिशंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर होते हैं। तो जिस तरह फिजिकल फैक्टर्स के अंदर हमने दो टर्म्स स्पेसिफिकली पढ़ी थी कि ऑब्लिगेट्स एंड द फैकल्टेटिव, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो मेजर जो है वो टर्म्स हैं, जिसमें एक है फेस्टिडियस और दूसरी है नॉन फेस्टिडियस। फेस्टिडियस वो होते हैं जो बड़े स्ट्रिक्ट किस्म की जो है वो न्यूट्रिशनल या न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ जो है वो उनकी बहुत स्ट्रिक्ट होती है, या अगर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो स्पेसिफिक ना हो तो वो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे। तो जबकि नॉन फेस्टिडियस वो होते हैं जो कि मिनिमम न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो अब इनकी बेसिस पे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स एक्चुअली हैं क्या? कुछ बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं जो रिक्वायर हैं, और कुछ क्या होता है कि बैक्टीरिया खुद अपने लिए सिंथेसाइज करता चला जाता है, और कुछ वो इन्वायरमेंट से जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो हमारे पास दो तरह के जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया होते हैं, फेस्टिडियस एंड द नॉन फेस्टिडियस। अब हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और किस तरीके से वो कौन कौन से बेसिक न्यूट्रिएंट्स एंड द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीडेड और न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, सर्टेन ट्रेस एलिमेंट्स एंड द विटामिन्स। ये तमाम जनरल ओवरव्यू जो है बताया जा रहा है। फ्रॉम दीज द सेल मस्ट सिंथेसाइज ऑल ऑफ द सेल कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग लिपिड, membranes, cell walls, proteins and nucleic acid. These compounds are made from building blocks such as fatty acids, sugars, amino acids and the न्यूक्लियोटाइड। तो ये तमाम जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये न्यूट्रिएंट जो है वो बैक्टीरिया खुद सिंथेसाइज करता है और फिर अपनी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को मेंटेन करता है। Each of these building blocks is composed of a variety of elements including carbon and nitrogen. What sets the prokaryotic world apart from all other forms of life is their remarkable ability to use diverse source of these elements. तो प्रोकैरियोट्स क्या है? सिंगल यूनिट है, लेकिन वो अपने लिए तमाम प्रोडक्ट्स को जो है वो खुद जनरेट कर रहा है। For example, the prokaryotes are the only organism able to use atmospheric nitrogen as a nitrogen source. और फिर क्या होता है कि वो उसको डिफरेंट अमोनिया में और डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस में जो है वो कन्वर्ट करने की एबिलिटी रखता है, नाइट्रेट्स को इस्तेमाल कर लेता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिक्वायर है, और उन्हीं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ वो कंटिन्यूसली जो है वो अपनी ग्रोथ को थ्रू डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस मेंटेन करता चला जाता है। अच्छा, ये कुछ न्यूट्रिशनल सोर्सेज और उनके यूजेस हैं, और अब हम इनको जो है वो आगे थोड़ा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इनका फंक्शन क्या है? दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूडिंग अमीनो एसिड्स, lipids, nucleic acid and the sugars. Nitrogen, components of the amino acids and the nucleic acid. Sulfur, components of some amino acids. Phosphates, components of nucleic acid, membrane, lipids and ATP. Potassium, magnesium and the calcium required for the functioning of
certain enzymes additional function as well. Iron is the part of certain enzymes. अच्छा, यहाँ पे जितनी भी न्यूट्रिशनल सोर्सेज हैं वो उसमें से मेजॉरिटी जो है वो एक्चुअली एंजाइम एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व है और बाकी जो है वो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन के लिए। और जितने भी एंजाइम के एक्शन और एंजाइम का एक्शन क्या है कि वो ही तमाम मुस्तकिल जो है वो जो जैसे सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है उन तमाम की मुस्तकिल सिंथेसिस या उनके जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यूसली ये एंजाइम करते चले जाते हैं और जिसकी वजह से रिजल्टेंट सेल अपनी स्ट्रेंथ को या अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखता है। फर्स्ट वन इज द carbon sources. The source of carbon, the most abundant of the major elements, distinguishes different groups of prokaryotes. हमने जब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया पढ़ा था तो उसके अंदर ये डिटेल में एक बात आपसे डिस्कस हुई थी कि कार्बन सोर्स की बेसिस पे जो है वो बैक्टीरिया एबिलिटी रखता है टू प्रोड्यूस आइदर बाय यूजिंग द लाइट और द केमिकल सोर्स, और किस तरह अपने लिए जो है वो फूड प्रिपेयर कर सकता है। तो उसी की बेसिस पे जो है वो एक डिफरेंशिएशन सेल की जो है वो या उसको डिस्टिंग्विश करने का एक फैक्टर है कि वो किस कार्बन सोर्स को जो है वो इस्तेमाल करे। इसका मतलब क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कार्बन सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ऑर्गेनिक कार्बन को यूज कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है, दे आर द हेट्रोट्रॉफ्स, मींस डिफरेंटली जो है वो अपनी नरिशमेंट प्रोड्यूस कर। Medically important bacteria typically use an organic source of carbon such as glucose which undergo glycolysis, fermentation and the Krebs cycle. तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कार्बन की सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंट जो कंपाउंड जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन मौजूद है वो तमाम के तमाम क्या कर रहे हैं, जो बेसिक उसके अंदर मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के थ्रू हम डिफरेंट साइकिल्स पढ़े थे जो कि एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया अपने डिफरेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली कर पाता है। ये तो हो गया हीट्रोट्रॉफ्स। देन कम टू द ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करने की क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो एज ए कार्बन सोर्स यूज करते हैं। जितना भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस होता है जो कि मैं आपसे जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर डिस्कस कर चुकी। दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द साइक्लिंग ऑफ कार्बन इन द एनवायरनमेंट बिकॉज दे कैन कन्वर्ट इन ऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड टू एन ऑर्गेनिक कार्बन। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है और ग्लूकोज के अंदर यानी ऑर्गेनिक कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि एनवायरनमेंट की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है जैसे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स हमें सपोर्ट करते हैं, वैसे कुछ बैक्टीरिया भी कार्बन सोर्स को इस्तेमाल करते हैं। विदाउट कार्बन फिक्सेशन द अर्थ वुड क्विकली रन आउट ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन व्हिच इज एसेंशियल टू ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। इट मींस के बैक्टीरिया हमें यहाँ पे भी एज ए प्लांट जितने भी आपके पास ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया वो सारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनऑर्गेनिक कार्बन को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो डिफरेंट एनर्जी कार्बन सोर्सेज जो एनर्जी की सोर्स जनरेट कर रहे हैं, फोटोट्रॉफ्स एंड द कीमोऑटोट्रॉफ्स सनलाइट को यूज कर रहे हैं। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स हैं वो सनलाइट को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे इनऑर्गेनिक सोर्स है जो ऑटोट्रॉफ्स है और जो हीट्रोट्रॉफ्स है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के थ्रू ले रहे हैं लेकिन सनलाइट के थ्रू ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसी तरह कीमोऑटोट्रॉफ्स क्या है, ये डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स हाइड्रोजन को, अमोनिया को, नाइट्रेट, फेरिक और H2S। ये भी मैं आपसे जो है वो जब मैंने आपसे ग्रीन एंड सल्फर पर्पल बैक्टीरिया या कीमोऑटोट्रॉफ जब डिस्कस किए थे तो उस वक्त मैंने आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे भी ऐड कर दी। तो कार्बन सोर्सेज की बेसिस पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी होती है, टाइप्स भी जनरेट होती है और ये किस तरह से अपने लिए। अब क्या होगा, इसी कार्बन सोर्स को जब ग्लूकोज फॉर एग्जांपल ग्लूकोज बना लिया, अब जब ग्लूकोज बना लिया या ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया तो रिजल्टेंट क्या होगा, अब वो डिफरेंट पाथवेज के थ्रू मेटाबॉलिक पाथवेज के थ्रू क्या होगा या साइकिल्स के थ्रू अपने जो डिफरेंट एनर्जी के लेवल है उनको प्रोड्यूस करता चला जाएगा और अपने एंजाइम्स के लिए एंजाइम एक्टिविटी के लिए एनर्जी को सेव करता चला जाएगा। नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द नाइट्रोजन सोर्सेज। All microorganisms need nitrogen to synthesize enzyme, other proteins and the nucleus. The basic function जो है उसका क्या है कि ये एंजाइम की प्रोडक्शन करती है, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन करते हैं और न्यूक्लिक एसिड की। यानी नाइट्रोजन जब एज ए सोर्स एब्जॉर्ब होती है तो वो ये बेसिक फंक्शन जो है वो
कर रही होती। सम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज एंड फ्यू कैन ऑब्टेन बाय मेटाबोलाइजिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस। अब यहाँ पे क्या है कि जो इनऑर्गेनिक आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनको मेटाबोलाइज करके भी नाइट्रोजन की सोर्स इस्तेमाल और एनवायरनमेंट से भी इनऑर्गेनिक सोर्स के थ्रू भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये दो वे हैं, या तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले या किसी मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू नाइट्रोजन को जो है वो स्प्लिट करके और वो उसको इस्तेमाल कर। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिड्यूस नाइट्रेट आयंस टू अमाइनो ग्रुप्स एंड यूज द अमाइनो ग्रुप्स टू मेक अमाइनो एसिड्स। अब क्या होगा, जितनी भी नाइट्रोजन सोर्सेज हैं, चाहे वो नाइट्रेट की सूरत में हो, अमोनिया की सूरत में हो, वो तमाम के तमाम क्या होंगे, अमाइनो ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे NH2 में, और फिर उसी NH2 से अगर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद हो तो उसके अंदर अमाइनो ग्रुप जो है वो मौजूद होता है, जो कि एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर को या अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को जो है वो बिल्ड करता है। Once amino acids are synthesized, they can be used in protein synthesis। जैसे ही अमाइनो एसिड्स बनेंगे तो अब क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो इनिशिएट हो जाएगा। Similarly, purines and pyrimidines can be used to make DNA and the RNA। जितने भी आपके DNA and RNA होते हैं उन तमाम के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, या आपके नाइट्रोजन का मौजूद होना ज़रूरी है, और ये तमाम के तमाम जो है वो स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं और DNA और RNA का स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन जो है वो हेल्प कर रही है एज ए न्यूट्रिएंट, और बैक्टीरिया जो है वो अपने लिए अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए इस न्यूट्रिशन को इस्तेमाल कर रहा है। नेक्स्ट आर द सल्फर एंड द फॉस्फोरस। व्हाट आर द सल्फर एंड फॉस्फोरस? दीज आर द मिनरल्स। दीज मिनरल्स आर essential as the nitrogen and the carbon। बिल्कुल जैसे बेसिक सोर्सेज की तरह ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फॉस्फोरस तो हम वैसे ही इतना ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह ATP की जनरेशन में यूज़ होता है। The microorganism obtains sulfur from inorganic sulfate salts and from sulfur containing amino acid। दो तरीके से ये अपने आप को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो इनऑर्गेनिक सल्फेट सॉल्ट से ले सकते हैं या फिर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, उनको भी ब्रेक करके ये उसमें से भी सल्फर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। They use sulfur and sulfur containing amino acid to make proteins, coenzymes and the other cell components। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आगे फर्दर यूटिलाइज हो रही है, यानी सल्फर जो है वो या सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड दोनों फॉर्म में सल्फर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फॉस्फोरस मेनली फ्रॉम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आयन या ये फॉस्फोरस जो है वो एज ATP की सिंथेसिस के अंदर जो है वो इस्तेमाल होती है, ADP के अंदर ऐड होकर फॉस्फोलिपिड्स के अंदर जो है वो फॉस्फोरस जो है वो यूज़ होती है। फिर न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी फॉस्फोरस जो है वो अटैच होता है पूरी चेन के अंदर। इसकी वजह से जो है वो स्ट्रेंथ होती चली जाता है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की ग्रोथ मेंटेन होती रहती है। नेक्स्ट आर द ट्रेस एलिमेंट्स। Many microorganisms require a variety of trace elements such as copper, iron, zinc and cobalt in the form of ions। ये तमाम चीज़ें किस तरह काम कर रही होती हैं, आयनिक फॉर्म के अंदर जो है वो अपने फंक्शंस कर रही होती है। These elements often serve as a co-factors in enzymatic reaction। जितने भी co-factors हैं वो सारे के सारे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद है तो उसके अंदर डिफरेंट यही तमाम आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी या उसकी ट्रांसफरिंग को जो है वो फिजिबल बनाते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड सम सोडियम एंड क्लोराइड। जिस तरह से ये ट्रेस एलिमेंट्स रिक्वायर है वैसे सोडियम एंड क्लोराइड भी रिक्वायर है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर, बट हेलोफाइल्स जो होते हैं जो कि सॉल्ट कंटेंट के अंदर जो है वो ज़्यादा सर्वाइव करते हैं, उनको लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो रिक्वायर होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड मैग्नीज आर यूज्ड टू एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम। मेजॉरिटी सेल स्ट्रक्चर के बाद जो जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो एंजाइम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, एंजाइम एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज हो रहे हैं बैक्टीरिया से। Cobalt is required by organism that can synthesize vitamin B12। डिफरेंट सिंथेसिस के लिए भी जो है वो विटामिन B12 अगेन बैक्टीरिया को भी रिक्वायर है, और इस तरीके से जो है वो अपने आप को भी स्ट्रेंथ दे रहा है, और लेबोरेटरी में भी आप इसको
यूज़ कर सकते हैं और विटामिन प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोर्स. आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीम कंटेनिंग कंपाउंड सच एज द साइटोक्रोम्स. अगेन ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है वो मौजूद होता है साइटोक्रोम्स और सर्टेन एंजाइम्स. आयरन जो है वो इस तरीके से यूटिलाइज होता है. कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जिसमें सेल वॉल सिंथेसिस के अंदर कैल्शियम आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. साथ साथ स्पोर फॉर्मिंग जितने भी बैक्टीरिया हैं उनका अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो कोर के अंदर जो है वो कैल्शियम मौजूद होता है, जो कि लो वाटर कंटेंट के अंदर भी स्पोर को जो है वो अलाइव रख सकता है. और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोर अपने आप को वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट कर लेता है. तो ये तमाम के तमाम ट्रेस एलिमेंट्स थे जिनका इंडिविजुअली जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन होते हैं, और यही फंक्शन जो है वो आगे जाके हेल्प करते हैं बैक्टीरियल सेल को अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के. नेक्स्ट आर द विटामिन्स. विटामिन्स आर टिपिकली यूज एज कोएंजाइम. ये भी जब मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर कोएंजाइम जो है वो विटामिन से ओरिजिनेट होते हैं. Many microorganisms make their own vitamins from simpler substances. होता क्या है कि vitamins खुद से वो अपनी compositions या उसके अंदर modification या metabolism के थ्रू जो है एक simple substance जो उन्होंने absorb किया होता है उसको vitamin में convert कर लेता है. The microorganism require several vitamins in their media because they lack the enzyme to synthesize it. क्योंकि majority तो अपने vitamins खुद produce कर लेते हैं, लेकिन some of the microorganisms को जो है वो सेवरल विटामिन्स रिक्वायर्ड होते. क्यों? क्योंकि और किसके अंदर रिक्वायर्ड होंगे? जिस मीडियम में आप उसको ग्रो कराओगे. क्योंकि अगर आप उनके एंजाइम जो है वो लैक करेंगे तो वो उसको सिंथेसाइज ही नहीं कर पाएंगे. फोलिक एसिड, विटामिन B12 और विटामिन K आर रिक्वायर्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो दीज विटामिन जो है वो एसेंशियल हैं जो कि बैक्टीरिया को रिक्वायर होते हैं. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद जो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे हैं वो इजीली विटामिन K जो है वो और विटामिन B12 जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो जिस तरह वो होस्ट को बेनिफिट दे रहे हैं वैसे वो अपने आप को भी उन्होंने मेंटेन किया हुआ और डिफरेंट उनके कोएंजाइम्स या जितने भी मेटाबॉलिक पाथवेज है उसके अंदर जहाँ जहाँ कोएंजाइम इन्वॉल्व है वहाँ पे विटामिन्स अपना जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं. अच्छा, यहाँ तक तो हो गए तमाम के तमाम न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो कि थ्रू आउट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में एंजाइमेटिक एक्टिविटी में सिंथेसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, जिससे बैक्टीरिया अपनी ग्रोथ को अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए. अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, दैट इज द न्यूट्रिशनल कॉम्प्लेक्सिटी. हमने बिल्कुल स्टार्ट में बात की थी कि बैक्टीरिया एनवायरनमेंट से कुछ न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स अपनी एंजाइम एक्टिविटी से बना सकता है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं कि जिनके पास ये एबिलिटी नहीं कि वो अपनी न्यूट्रिशंस को जो है वो खुद सिंथेसाइज कर ले या एक सिंपलर कंपाउंड से किस तरह उसको कन्वर्ट करते चले. तो वही चीज़ जो है वो क्या हो जाती है, या उनकी एंजाइम एक्टिविटी में लैकिंग है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो जनरेट हो जाती है. तो ये कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ पे बेस करेगी कि उनके पास कौन से एंजाइम्स हैं और उनका कितने एंजाइम्स उनके पास, यानी काइंड एंड द नंबर ऑफ इट्स एंजाइम्स. क्योंकि वो एंजाइम ही रिस्पॉन्सिबल है जो कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू उनको या डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू उनको दूसरे यानी न्यूट्रिशनल कंपाउंड जो है वो जनरेट करके दे रहा है. तो अगर वही एंजाइम लैक कर जाएगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीज़. एक सिंपल चीज़ क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स. कुछ बिल्कुल आसान लीजिए कि एक मुश्किल काम जो है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास एंजाइम की पावर नहीं है. The absence of single enzyme can render an organism incapable of synthesizing a specific substance. Obviously, अगर कोई particular enzyme lack कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर तो वो synthesize नहीं कर सकता किसी भी specific substance को. तो organism must obtain the substance as a nutrient from the environment. अब resultant क्या होगा, जब उसके पास वो स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होगा कि जिससे वो अपने लिए वो न्यूट्रिएंट या स्पेसिफिक सब्सटेंस क्रिएट करे, तो वो क्या करेगा, वो एनवायरनमेंट से लेगा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वेरी इन द नंबर ऑफ एंजाइम दे पोजेस. वेरी ऑब्वियस, हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट एंजाइम जो है वो मौजूद होते हैं और उन्हीं की बेसिस पे जो है वो उनकी एक्टिविटी बेस करी होती है. Some have simple nutritional needs, fewer have complex nutritional requirement. अब जिनकी simple need है तो क्या होगा,
वो इजीली जो है वो अपने ही प्रोसेस के थ्रू जो है वो सिंथेसिस कर लेंगे, और जिनका सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा तो उसके अंदर क्या होगा, या न्यूट्रिशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो क्या हमें बता रही होगी कि क्यों हो रही है, विच इज़ एक्चुअली अ डेफिशिएंसी इन द बायोसिंथेटिक एंजाइम्स। तो कभी भी अगर बैक्टीरिया अपने लिए कोई सब्सटेंस या कोई भी न्यूट्रिएंट खुद सिंथेसाइज ना कर पाए, एनवायरनमेंट में भी मौजूद ना हो, तो क्या होगा, उसकी एंजाइमेटिक या बायोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है वो डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशंस को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ग्रोथ जो है वो उसकी अफेक्ट होगी। नेक्स्ट आर द लोकेशंस ऑफ एंजाइम। जितने भी एंजाइम्स हैं किस तरीके से लोकेट होते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंडोएंजाइम्स एंड एक्सोएंजाइम्स। एंडोएंजाइम जो है वो क्या कर रहे हैं हमारे पास, जितने भी आपके पास एंडोएंजाइम्स हैं, उन एंडोएंजाइम्स का क्या काम है कि वो विद इन द सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जितने भी एक्सोएंजाइम्स हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर वे से जाके जो है वो या सेल से बाहर रिलीज होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स are produced by the gram positive rods and the periplasmic enzyme। दो तरह के हैं आपके एक्सोएंजाइम्स, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर है और या फिर पेरिप्लाज्मिक है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो अराउंड द ऑर्गेनिज्म होते हैं, और जबकि जो पेरिप्लाज्मिक होते हैं वो पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर होते हैं और ग्राम नेगेटिव के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो कि प्रेजेंट होते हैं या एक्सोएंजाइम एक्चुअली वो होते क्या है, वो हाइड्रोलेज इन नेचर होते हैं। हाइड्रोलेज इन नेचर का मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल ऐड कराते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होता है और स्प्लिटिंग ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल होना शुरू हो जाता है। अगर आपको पूरा कैटाबॉलिज्म याद हो प्रोटीन का और लिपिड्स का, वो दोनों किसके थ्रू हो रहे हैं, वो हाइड्रोलेजेस या हाइड्रोलिसिस की वजह से हो रहे हैं। एक्सोएंजाइम डाइजेस्ट लार्ज मॉलिक्यूल बिफोर एब्जॉर्बिंग बाय ऑर्गेनिज्म। अब क्या होगा, एक्सोएंजाइम्स करेंगे क्या, क्यों हम यहाँ पे एंडोएंजाइम्स की बात नहीं कर रहे और एक्सोएंजाइम्स की बात, कि वो एक्सोएंजाइम जो सेल से बाहर जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जब कोई भी रिसोर्स है, बैक्टीरिया हैज द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अब वो एनवायरनमेंट जो है वो कल्चर मीडिया हो या कोई भी XYZ एनिमल हो या कोई भी अर्थ का पार्ट हो या वाटर हो, एक्वेटिक एनवायरनमेंट हो, तो क्या होगा कि जो सराउंडिंग में जितनी भी न्यूट्रिशंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो उनको क्या कर सकते हैं, अब एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल का छोटा होना जरूरी है। तो जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो ये एक्सोएंजाइम्स क्या करेंगे, ये सेल से बाहर है, बैक्टीरियल सेल से बाहर मौजूद है, ये क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको हाइड्रोलाइज करेंगे। जब वो हाइड्रोलाइज होगा तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, वो जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा कोई भी कार्बोहाइड्रेट का या सेलुलोज का या कोई भी बड़ा पॉलीमर होगा या कोई लैक्टोज होगा, तो उसको वो तोड़ेगा, और जब वो स्मॉल मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे तो इजीली सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसीलिए एक्सोएंजाइम्स भी न्यूट्रिशनल फैक्टर के अंदर जो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि किस तरीके से एंजाइम बैक्टीरियल न्यूट्रिशंस को हाइड्रोलाइज करके इजीली पेनिट्रेबल बना देते हैं। देयर आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोएंजाइम्स। यहाँ पे मैंने सिर्फ नेमिंग मेंशन की हुई है। एज द नेम इंडिकेट, द फर्स्ट वन इज द कार्बोहाइड्रेजेस। व्हाट दे डू, breakdown of large carbohydrate molecules into smaller ones. Second one is the amylases or the amylase, break down starch to maltose, cellulase, break down cellulose to cellobiose, उसके बाद sucrase, break down sucrose to glucose and fructose, lactase, break down the lactose to glucose and galactose, maltase, break down maltose to 2 glucose molecules. तो lipase क्या कर रहा है, break down fat to the glycerol and the fatty acids. Proteases क्या करते हैं, break down protein to peptides and amino acids. Caseinase break down the milk protein to amino acids and the peptides, and gelatinase break down the gelatin to amino acid and the peptides. तो ये तमाम एक्सोएंजाइम्स सेल से बाहर मौजूद है या उसकी सरफेस के ऊपर मौजूद है। जैसे ही टारगेटेड कोई भी इनको कंपाउंड नज़र आता है जो लार्जर हो, ये फौरी तौर पर उसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसकी न्यूट्रिशन को ऐड करना शुरू कर देते हैं।
एडेप्टेशन टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। अभी तक तो हमने जितनी बात की तो उसके अंदर यही था कि न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है, ये न्यूट्रिशन जो है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेंटेन करे, लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ ऐड करें, दैट इज़ द एडेप्टेशन टू लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। इट मीन्स कि बैक्टीरिया हैज़ द एबिलिटी टू सर्वाइव और ग्रो इन लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स। तो वो एडेप्टेटिव मोड उस बैक्टीरिया का या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्चुअली है क्या, कि कैसे वो अपने आप को मॉडिफाई करता है और जो लिमिटेड न्यूट्रिशन की सोर्स होती है उसको अपने लिए जो है वो कंटिन्यूसली इस्तेमाल करता रहता है और अपने सर्वाइवल और अपनी ग्रोथ को मेंटेन रखता है। तो इसमें 3 डिफरेंट मोड्स हैं या 3 डिफरेंट वेज हैं, आप इसको कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज द सम synthesize increase amount of enzyme for uptake and metabolism of limited nutrients। अब इसके अंदर क्या होगा कि उन्होंने जो है वो लार्जर अमाउंट ऑफ एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस कर लिए। अब ये एंजाइम क्या करेंगे, ये अपटेक एंड मेटाबॉलिज्म जो लिमिटेड न्यूट्रिएंट्स उनका करते चले जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा कि जो फ्यू ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल थे कंटिन्यूसली वही मेटाबोलाइज होते रहेंगे, फिर कोई एंड प्रोडक्ट बनेगी, फिर उनका मेटाबॉलिज्म होगा और उसी से रिसोर्सेज जो है वो जनरेट। अब यहाँ पे क्या करें, एंजाइम अपना इफेक्ट कर, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स हैं और उन एंजाइम का क्या काम है कि जो लिमिटेड न्यूट्रिएंट सोर्स है उसी में से बार बार उसमें जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करनी है या कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस करना है ताकि सेल ग्रोथ मेंटेन रहे। अदर हैव, सेकंड क्या है, अदर हैव द एबिलिटी टू सिंथेसाइज एंजाइम नीडेड टू यूज अ डिफरेंट न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा एंजाइम नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो अब एक डिफरेंट एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। डिफरेंट एंजाइम इन द सेंस अब वो ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो कि एक डिफरेंट न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज कर सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, लेकिन ग्लूकोज लैक्टोज के थ्रू आ सकता है, तो क्या करेगा, ऐसा एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर सकता है। अब उससे क्या होगा कि लैक्टोज का जो है वो हाइड्रोलिसिस होगा और रिजल्टेंट जो है वो उसको ग्लूकोज मिल जाएगा और फिर ग्लूकोज से वो अपने सारे प्रोसेसेस कर लेगा। तो उसमें क्या डिफरेंस हुआ पहले वाले से, पहले वाले में क्या था, उसने बहुत सारे एंजाइम्स बनाए। दूसरे वाले में क्या है कि अगर कोई न्यूट्रिएंट नहीं है तो किसी और डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो कि अवेलेबल है उसके लिए एंजाइम को जो है वो बनाना शुरू कर देगा। थर्ड वन इज मेनी ऑर्गेनिज्म एडजस्ट द रेट एट विच दे मेटाबोलाइज न्यूट्रिएंट and the rate at which they synthesize the molecule required for growth to fit the availability of the least plentiful nutrients। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि उसने अपने रेट को एडजस्ट कर लिया है, मतलब बिल्कुल जीरो भी नहीं किया है और बहुत 100% भी नहीं किया है। तो एक रेट की वैल्यू जो है या उसने एक रेंज जो है वो सेट कर ली है या उसकी पेस सेट कर ली है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ जो है वो स्लो है, लेकिन एनर्जी की वेस्टेज नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे ही कंडीशन जो है वो, क्योंकि ये एडेप्टिव मोड है ना, अब जैसे ही उसको कंडीशन मिलेगी फेवरेबल तो क्या होगा, ग्रोथ को वो मल्टीप्लाई कर लेगा या वो रैपिड ग्रोथ को जो है वो रिजल्ट करेगा। लेकिन उसने वैसे रेट को जो है वो सेट कर दिया है कि ना बहुत फास्टर जो है वो मेटाबॉलिज्म होगा, ना बहुत फास्टर जो है वो सिंथेसिस होगा। तो दोनों चीज़ों को उसने कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास जो है वो एक स्लो पेस पे जो है वो ग्रोथ भी हो रही है, स्लो पेस से मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, और जैसे ही हमें फेवरेबल कंडीशन मिले कि बैक्टीरिया फौरी तौर पे जो है वो रैपिड ग्रोथ में चला जाए। तो व्हाट ऑल अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज न्यूट्रिशन जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, जिससे जो है वो डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। बैक्टीरिया डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज को जो है वो डिफरेंट एलिमेंट की रिसोर्सेज को जो है वो इस्तेमाल करता है, और उसके बाद जो है वो अपने लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स, अपने स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, अपने एंजाइम्स और डिफरेंट कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स को जो है वो जनरेट करता है, जो कि थ्रू आउट उसके मेटाबॉलिक और ग्रोथ के प्रोसेस के अंदर और सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो है इस्तेमाल होते रहते हैं। इन केस कि अगर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, पहले तो वो कोशिश करेगा कि एनवायरनमेंट से ले ले, सबसे
पहली कोशिश ये करेगा खुद सिंथेसाइज कर ले, दूसरी कोशिश ये करेगा कि एनवायरनमेंट से ले ले। इन केस के अगर एनवायरनमेंट से भी नहीं मिलेगा तो वो या उसके एंजाइम भी उसको नहीं हाइड्रोलाइज कर पाएंगे या अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो वो क्या करेगा, वो एडेप्टिव मोड पे चला जाएगा। और एडेप्टिव मोड के अंदर क्या होगा कि वो या तो एंजाइम को बढ़ा देगा या अल्टरनेट एंजाइम बना लेगा डिफरेंट न्यूट्रिएंट के लिए, या फिर वो जो है वो अपनी पेस को स्लो कर देगा। तो ओवरऑल न्यूट्रिशनल फैक्टर्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रोथ और सिंथेसिस बैक्टीरिया की जो है वो मुस्तकिल मेंटेन रखता है, बैक्टीरिया अपने स्ट्रक्चर को भी मेंटेन रखता है। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में तो आप प्लीज़ यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।